तो जय हिंद। आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिस सेट आपका साथ है, और इस सेशन में हम लोग जो दो टॉपिक को कवर करेंगे, और ये दोनों टॉपिक आपके विज्ञान के टॉपिक है। तो पहला टॉपिक जो कवर करेंगे हम लोग वो है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जो है जंतुओं का अनुकूलन एक प्रकार किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहला कंटेंट जो आपका है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी घटना घटती रहती है, ठीक ना। जैसे एक तरह से अगर समझिएगा, जल से अगर जो वाटर है, वाटर से बर्फ बना, ठीक ना। एक कोई कोयला है, कोयला को आप जलाते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आपको क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये सब सारी चीज जो है, जिस तरह से दूध का दही में बनना, तो ये सब कुछ ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं या तो भौतिक होगी या रासायनिक परिवर्तन होगा। है कि हो क्या रहा है भैया, परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। जिस तरह से दूध में भी, दूध का भी अगर दूध से दही जो बन रहा है, ये क्या हो, परिवर्तन बन रहा है। एक जल है, जल से क्या वाटर है, वाटर क्या आपका वर्ब बन रहा है, तो ये भी क्या है, परिवर्तन है। तो इन सारी जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला क्या है भैया, तो पहला है आपका भौतिक, ठीक ना, और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो एक एक करके हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रकार से आइए देखते हैं। कह रहा है क्या, जो पदार्थ के आकार, कोई भी पदार्थ है उसका जो आकार है या साइज है, रंग है और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है वो क्या कहलाता है, वो किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप, चतुर्भुज शेप में, और भी बहुत सारे आकृति उसमें शेप में है। उसके बाद उसका साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या है, रंग किस कलर का है, और वो अवस्था, मतलब कहने का मतलब ठोस है, द्रव है या गैस है। ये सारे जो गुण है, ये गुण कहलाते हैं उसकी भौतिक गुण, ठीक ना। अब कह रहा वो परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, अगर वो भौतिक गुणों में, भौतिक गुण कहने का मतलब उसकी आकार में परिवर्तन हो गया, उसकी या तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, या उसकी रंग में परिवर्तन हो गया, तो इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। अब आगे की चीज है, जो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। एक नया वर्ड है जो उत्क्रमणीय, समझिएगा इस बात को। जो भी भौतिक एक तरह से परिवर्तन है उत्क्रमणीय होता है। कहने का मतलब परिवर्तन होने के बाद जो है दोबारा जो पहले वाला पदार्थ है वो मिल जाए, वैसा परिवर्तन। जिस तरह से समझिएगा बात को, जैसे आपका जल है, वाटर है, वाटर को क्या किया भैया, बर्फ बना दिया। अब बर्फ को अगर गर्म कीजिएगा तो वाटर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये क्या परिवर्तन जो हुआ, उत्क्रमणीय है, मतलब जो पहले वाला था, जल जो था वो दोबारा जल क्या हो गया, वापिस प्राप्त हो गया। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलेंगे, आपको उत्क्रमणीय, ठीक ना। ऐसा पदार्थ परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कहने का मतलब देखिए, जल है तो जल आपका बर्फ बना, लेकिन बर्फ क्या है भैया, जल का ही घटक है ना। बर्फ क्या है, जल का ही घटक है। अगर वाष्प बना दे रहे तो वाष्प में भी क्या है, आपका जल का ही घटक है, ठीक ना। एक कागज है, ठीक ना, मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा है, अभी तो मेरे पास अभी नहीं है, तो कागज है, कागज का टुकड़ा को आप फाड़ दीजिए, तो ये परिवर्तन कैसा है, परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन जो है आपका छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटते हैं, तो ये इसके भौतिक है, क्योंकि इसका क्या हो गया, एक तरह से आकार बदल दीजिएगा या साइज बदल दीजिएगा, ठीक ना। ये परिवर्तन क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, ठीक। तो अभी हमने जाना क्या, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, तो उसमें कोई नया पदार्थ एक तरह से नहीं बन रहा, उसके आकार में परिवर्तन होगा या उसके साइज में परिवर्तन या अवस्था में। अच्छा एग्जाम्पल से किस तरह से समझ सकते हैं, तो आप एक जल का बर्फ बनना और फिर बर्फ का क्या, जल में बदल जाना, ठीक ना। ये परिवर्तन क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन वो है जो एक बार बन गया तो बन गया, एक बार अगर जो बन गया सो बन गया। इस तरह से दूध है, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब कोई कोयला है, कोयला को आप जलाइएगा तो क्या राख बन जाएगा,
अब राख को वापस कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये परिवर्तन क्या है? आपको रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन को जब भी एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक एक तरह से परिवर्तन जब भी होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया की। ध्यान रखिएगा, यहीं से शुरुआत होती है एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग आगे अब लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपका। मान लीजिए जो आपका मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब रखते हैं, ये बनाता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो दोनों क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनाएगा। तो देखिए दो मिला तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जल से अभिक्रिया करते हैं, H2O से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस बनाएगा। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MgOH2 बनाएगा। और पिछले सेशन में क्या बताए थे, जो OH, देखिए OH कंटेंट्स रख रहा है तो ये क्या हो गया आपका? सीधा सीधा क्या हो गया? लवण हो गया, बेस हो गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट, इससे अलग है। तो ये जो टोटल अभिक्रिया होगी ये क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। मतलब इसके रूप गुण सारे सब चीज में परिवर्तन हो जाता है। ये कुछ अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग है, जल अलग है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर प्रॉपर्टी या गुण की बात करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी या गुण क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया कहलाती है आपको रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट की ओर। अब रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है तो उसमें कैसे समझेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बात है। तो देखिए जो नए उत्पाद बनते हैं, सबसे पहली चीज तो जो रासायनिक परिवर्तन में आपके क्या नए उत्पाद बने। देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड नया उत्पाद है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी नया उत्पाद है, ठीक ना। तो जो ये नए पदार्थ आपको बन रहे हैं, ये अब देखिए क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए उष्मा या प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का मुक्त मतलब बाहर करना या अवशोषित करना रासायनिक अभिक्रिया का एक पार्ट है, हो सकता है इसमें। ध्वनि का उत्पन्न करना, ध्वनि भी हो सकता है, जिस तरह से एक तरह से विस्फोट पटाखा वटाखा छोड़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया ध्वनि का हो रहा है। गंध में परिवर्तन होना, जिस तरह से खाना रख दिए, खाना हो गया बासी, बासी से खाना से क्या स्मेल आता होगा, वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये भी आपका जो नेचुरली एक रंग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी एक रासायनिक होगा। किसी गैस का बनना, जो गैस का बन रहा है, जिस तरह से एक तरह से गोबर गैस, गोबर से गोबर गैस बन रहा है, ठीक ना। तो ये सब जो भी कुछ और एक बिंदु है जिससे हम ये समझ सकते हैं जो उसमें आपका रासायनिक एक तरह से परिवर्तन हुआ या रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। तो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट बातें जानी, जो एक पहला चीज है भौतिक और दूसरा क्या है? रासायनिक। तो भौतिक को भी समझे और रासायनिक को भी समझे, ठीक ना। इसको एक कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते, कंक्लूड कर लेते, ताकि जो अभी चीज बातें हुई है उसको न्यूमेरिकल मतलब एग्जाम पॉइंट से अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, जबकि ये हमेशा नया पदार्थ आपको बनाएगा। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो आपको नया पदार्थ बनेगा। और ये एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसे भैया? जल से आपका बर्फ बना, जल से बर्फ बना तो वापिस क्या हो गया? बर्फ से जल बन सकता है। एक तरह से अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये एक अस्थायी परिवर्तन है। जिस प्रकार से अभी देखे थे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये अस्थायी है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो बन गया भाई। ओके, चलते हैं आगे की ओर। ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब क्या होता है भैया? जाके वापिस आ सकता है, ठीक ना, जाके वापिस आ सकता है। लेकिन ये अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब वन वे है, जाएगा तो सिर्फ जाएगा, मतलब जा रहा, पीछे बैक नहीं हो सकता, इसमें बैक गियर नहीं है, ठीक ना। उसी पे अगर आगे बात करें तो इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक ना। जैसे जल है तो जल का एक घटक क्या होता है? H2O है। कागज को फाड़े तो कागज में जो कागज है तो कागज है ही। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो इसमें पदार्थ क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। जिस तरह से Mg को जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क किए थे, Mg ऑक्साइड बनाया था,
में क्या नए पदार्थ बनते हैं। मतलब पदार्थ क्या होता है, मैग्नीशियम किस में बदल गया, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन गया। तो पदार्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। मैग्नीशियम देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अभी तक हमने जो सीखा, जो जाना, तो एक तरह से उसका हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। और एग्जाम में आपको ये सारी जो क्वेश्चन है, आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, कारण निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो भी दिया हुआ है एक तरह से आपको परिवर्तन है, उसको आपको बताना है जी ये परिवर्तन क्या होगा, भौतिक होगा या रासायनिक होगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये क्या है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोला, मतलब जल में अगर चीनी को जो घोलते हैं वो परिवर्तन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान से कीजिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से आएगा, जैसे आपका बीपीएससी कहा गया, तो उसी के अकॉर्डिंग सारा लेक्चर तैयार किया गया है, ताकि जो जो कंटेंट्स वहां से हो, जो जो क्वेश्चन वहां से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको थ्योरी देना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो सबको पता है हरित लवण सूर्य की रोशनी के संपर्क में जब होती है तो आपको क्या बनता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है और क्या होता है, ऊर्जा भी आती है, ठीक ना। इस प्रकार से ये परिवर्तन एक नया एक तरह से ऊर्जा है, तो जो पार्ट होगा वो नया बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया भैया, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। रासायनिक, रस से समझिए, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके। अब कहा जल में शक्कर को घोलना, जल में आप चीनी घोलते हैं, उसको एक अलग कर सकते हैं, फिर वापिस आप जल को और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। कोयले का जलना, जब कोयले को जलाते हैं तो राख बन गया। अब क्या राख से कोयला वापिस आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये कोयले का जलना क्या हो गया भैया, एक तरह से ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। बात कर लेते हैं मोम का पिघलना। तो मोम का जो पिघलना है, तो मोम का क्या है, मोम जो पिघलना, देखिए ध्यान रखिएगा, मोम का पिघलने के बारे में बात कर रहा हूं। तो मोम का जो पिघलना होगा ये आपका होगा भौतिक परिवर्तन। पूछिएगा कैसे सर, तो मोम जो एक पिघलता है तो उसका क्या होगा, शेप एंड साइज में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो मोम का जलना, मोम का क्या होता है, जलना, तो मोम का जो जलना होगा तो ये जलना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा आपको। मोम का जो पिघलना होगा, मोम के पिघलने के बारे में अगर बात करेगा तो ये मोम का पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन जलना क्या हो जाए, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जलने में क्या होता है, एक तरह से हीट निकला, उष्मा निकला, थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे जो नए उत्पाद के रूप में। तो मोम का जलना अगर आपसे इंडिकेट किया तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोम का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन होगा। क्योंकि जरूरी नहीं जो मोम को अगर पिघला रहे हैं तो आप डायरेक्ट मोम को जला के ही पिघला रहे हैं। मोम को अगर रख दीजिए किसी हीट सोर्स के बगल में, मतलब कोई अगर हीट सोर्स के बगल में रख दीजिए तो वो पिघलेगा। इस तरह से घी को एक तरह से पिघलाते हैं घर में, अगर भोजन के वक्त क्या करते हैं, घी को पिघलाते हैं, तो क्या करते हैं, घी को डायरेक्ट जला देते हैं क्या, किसी भी हीट सोर्स में, मतलब जहां से उष्मा प्राप्त हो रही है उसके बगल में अगर रख दीजिएगा या सूरज की रोशनी में रख दीजिएगा तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो ठीक उस तरह से मोम का अगर पिघलना बोलेगा तो क्या होगा भैया, वो भौतिक परिवर्तन होगा। अब बात कर लेते हैं जो एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट के उसका पतला फॉइल बनाना। इस तरह से आप रोटी रखने के लिए आप एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं, तो वही बात कर रहा है, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट के उसका पतला फॉइल जो बनाते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये परिवर्तन जो आपका होगा भौतिक परिवर्तन होगा। और अभी तक तो आप समझ में आ ही गया होगा, जो भौतिक परिवर्तन में जब आकार, उसके रूप रंग में परिवर्तन अगर एक तरह से हो रहा है तो क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन है। अब बात करें भोजन का पचना, ये जो भोजन का पचना जो होगा ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए रासायनिक परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि जो हम लोग भोजन इंटेक करते हैं, ठीक ना, चावल दाल जो कुछ भी इंटेक करते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो इससे उस्मानी का मतलब एक तरह से ऊर्जा लिया, ऊर्जा शरीर ले लेता है, जब पचता है तभी लेता है, तो वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। ये क्या रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए भोजन का पचना क्या हो गया, रासायनिक, एक तरह से रासायनिक आपका परिवर्तन हो। लेकिन जो भोजन का पचने की प्रक्रिया में भौतिक प्रक्रिया भी शामिल है। पूछिएगा क्या है, जब मुंह में लेते हैं तो मुंह में भोजन को क्या करते हैं, आप चबाते हैं, उसको तोड़ते हैं, छोटा छोटा पार्ट में इसको तोड़ते हैं। तो मुंह में एक तरह से चबाना क्या हो गया, उसका भोजन का जो चबाना हो गया एक तरह से वो हो गया भौतिक परिवर्तन हो गया। तो उम्मीद है आपको जो अभी तक का जो भी कंटेंट्स आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
और क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह के जो एक तरह से कंटेंट से आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और आगे क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उसके अकॉर्डिंग पर, मतलब उसी के आधार पर, और अपना जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के माध्यम से और हम लोग बिल्डअप करते हैं। जो भी कथन दिया हुआ नीचे, उसमें कौन सा कथन या आपको सत्य है या असत्य है, इसको आपको बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है हम लोग का, समझ रहे हैं बात को। भले ही क्वेश्चन इस टाइप में नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन के पीछे जो एक तरह से जो लॉजिक है क्या है वो हम लोग को समझ में आ रही। आप कह रहा लकड़ी के गट्ठे को के टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बोल रहा है, ये सत्य है या असत्य? जो भी लकड़ी का गट्ठा है उसको काटते हैं तो क्या बदलते हैं, उसका आकार बदल देता है, तो क्या हो जाएगा, ये बात सत्य है? नहीं, ये बात असत्य है, क्योंकि लकड़ी के गट्ठों को टुकड़ों को काटना क्या होगा, जब भी होगा तो भौतिक परिवर्तन। अब बात कर रहा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए पत्तियों का जब खाद बनता है ये परिवर्तन क्या कहलाएगी, हमेशा कहलाएगी रासायनिक परिवर्तन। तो लेकिन ये क्या बात कर रहा है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहा था, ये बात क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करें, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, बात सही है। जो भी एक तरह से लेपित, ये बात क्या हो गया, सत्य हो गया। अब लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, तो लोहे और जंग एक ही पदार्थ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए समझिएगा बात को, लोहे में जंग लगना सबसे पहले क्या प्रक्रिया है, लोहे में जो जंग लगना है एक तरह से नया पदार्थ बन रहा है, तो लोहे में जंग जो लगता है वो क्या, रासायनिक है। जब रासायनिक होने के बाद जो एक तो नया पदार्थ मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब भी कोई चीज बनेगा तो नया बनेगा। तो आप लोहा और उसका जो जंग लगा हुआ लोहा है, क्या दोनों एक हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का एक तरह से प्रॉपर्टी क्या होता है, बदल जाता है। ये बात क्या हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगा। समझिएगा इस क्वेश्चन। अब कह रहा भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। संघनन करने का मतलब एक तरह से भाप को जब कंडेंस करते, ठंडा करते एक तरह से, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बात सही है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो क्या, भौतिक परिवर्तन है। इस तरह से ये बात क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस तरह से अभी इस मेथड से एक तरह से भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उसके टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, आइए समझते हैं आगे की ओर। और आगे का जो टॉपिक है आपका, ये है आपका मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ठीक ना, देखिए मेरा एक तरह से कोशिश यही है कि जो एक तो समय बहुत कम है, और दूसरी बात है कि जो कुछ ना कुछ पर डे एक तरह से नया कंटेंट्स तो सरकार के द्वारा एक नया इंफॉर्मेशन मिल ही रही है। जिस तरह से आज का इंफॉर्मेशन भी आपको देखे होंगे, एक तरह से पूरा ऑल स्टेट के बच्चे को एक तरह से न्योता दे दी है नीतीश सरकार जी, जो आइए नौकरी लीजिए। ठीक ना, तो बहुत सारे अपडेट हो ही रही है, लेकिन मेरा एक मानना है जो भी अपडेट होगी सरकार की है, आप अपना एक आंदोलन भी कीजिए, जो करना है सब कीजिए अपने जॉब के लिए, लेकिन कंटेंट्स और पढ़ना दोनों अपना तैयार रखिए। कंटेंट भी तैयार करते रहिए पढ़ाई का, और जितना भी हो सके आपने मेहनत कीजिए। ठीक ना, तो चलते हैं, जो आपका अध्याय चैप्टर 7 है उसमें जो टॉपिक है आपका मौसम, जलवायु और उसके अनुरूप जो जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे है मौसम। ठीक ना, ये इसको समझते हैं, ये क्या है, जलवायु क्या है। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक तरह से, क्योंकि ये चीज को आप फील कर सकते हो। जब थोड़ी देर के लिए आप अपने पर्यावरण के आसपास को समझिएगा चीजें को, तो इसको आसानी से फील कर सकते हैं। जब भी कभी सुबह में न्यूज देखते हैं तो आज के मौसम के बारे में वो बताता है। ठीक ना, देखिए ये आज का जो मौसम का ताजा खबर जो एक तरह से देता है वो क्या है, ये कैसे समझ में आता है जो आज का मौसम क्या होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक ना, अब कह रहा किसी स्थान का जो तापमान होता है, ध्यान रखिएगा मौसम जो होता है वो एक पार्टिकुलर एक रीजन का होता है। अभी अभी हम पटना में हैं, यहाँ का एक मौसम अलग है, लेकिन आप गोवा चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, उसका मौसम एक अलग है। ठीक ना, मुंबई चले जाइएगा, रांची चले, यहाँ से थोड़ी देर ज्यादा दूर नहीं, रांची का मौसम एक अलग है। ये क्या है, ठीक ना, इसी चीज को हम लोग जानेंगे। देखिए किसी स्थान का जो तापमान है, आर्द्रता, आर्द्रता कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब जो उसके वायु में तरह से पानी का क्या मात्रा है,
हवा है, हवा में हमेशा पानी का बूंदे रहती है, ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं। वर्षा या वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियां, प्रतिदिन पर डे की बात कर रहा, उस स्थान का मौसम कहलाती है। देखिए उस स्थान के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब एक मौसम जो है एक छोटा सा रीजन के बारे में हमेशा बात करेंगे, मौसम एक छोटा सा रीजन के बारे में। और ये जो तापमान है आपका, ध्यान रखिएगा, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जो है मौसम के घटक कहलाते हैं। मतलब एक तरह से मौसम मौसम का क्या गुड़गा है, ठीक ना, मौसम का गुड़गा है एक तरह से। ये सारे गुड़गे पर क्या है, एक तरह से मौसम क्या डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से अगर यहाँ का तापमान अभी ज्यादा है, कहते अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन वही बात करें अगर गोवा की बात करें तो अरे तापमान ठंडा है तो मौसम अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है, मौसम क्या कहलाती है, मौसम एक छोटा सा रीजन के बारे में बात करता है, तब मौसम की बात करेंगे। एक दिन के बारे में, प्रतिदिन की मौसम अलग अलग हो सकती है, ठीक ना। और ये किस पे डिपेंड करेगा भैया, वहां के तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता कहने का मतलब जो हमारे वायु में जल की कितनी मात्रा है वो क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। हवा का क्या वेग है, ओके। अब इसी से मिलता जुलता है जलवायु, ठीक ना। लेकिन जलवायु क्या है, समझिएगा बात को, बड़ा किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि की बात कर रहा है। जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, मौसम का एक पैटर्न है, उसको जलवायु कहा जाता है। जिस तरह से अगर एक तरह से बात करें बिहार या आसपास की बात करें, तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो आपको अक्टूबर नवंबर के समय में ठंड आ जाती है और क्या है फरवरी तक रहती है एक तरह से। तो ये क्या है, एक आंकड़ा है जो 25-30 वर्षों में जो उस लोकल में जितना जो मौसम का आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो एक तरह से इकट्ठा किया मौसम का पैटर्न को इकट्ठा करने के बाद वो उसकी क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। और अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह की क्या हो रही है, जो भी एक तरह से जो जलवायु वो बदल रही है, देख रहे हैं आप, है ना। तो पर्यावरण को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए। और ये एक तरह से जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए कितना ज्यादा गर्मी हो रहा है, अभी बारिश होनी चाहिए थी लेकिन गर्मी है। इस तरह से जलवायु परिवर्तन, इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन आपको हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रकृति को भी बचाइए, ये भी हमारा और आपका कर्तव्य है। तो अभी बात कर लेते हैं जलवायु की। तो जलवायु समझ गए, तो एक तरह से मौसम का ही एक तरह से एक बहुत बृहद रूप, एक लार्ज रूप जो है आपका, वो जलवायु कहलाता है, ओके। बढ़ते आगे की ओर। अब बात कर रहा है जलवायु और अनुकूल। तो जिस तरह से जलवायु अगर किसी का है जो बना हुआ है, उसके अनुकूल तो इंसान को तो रह सकता है अपने अनुसार, एक तरह से एटमॉस्फेयर बना सकता है। जैसे अभी आपको गर्मी लग रही है तो आपने एसी लगा लिया, लेकिन ये सोचिए जो एक तरह से जीव जंतु रह रहे हैं उस जलवायु में, तो जीव जंतु भी रह रहे हैं, उसके लिए एसी कौन लाएगा भैया। आपको ज्यादा ठंड पड़ रही है, कंबल ओढ़ लिए, अलाव जला लिए, आग जला लिए, लेकिन जीव जंतु जो रह रहे हैं उस जीव जंतु के लिए ये सारी सुविधाएं क्या उपलब्ध है, नहीं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जलवायु के अनुकूल अपने आप को बना रहे हैं, नहीं तो फिर डायनासोर का हाल हो रहा है, वो विलुप्त हो जा रहा है। ये बहुत एक तरह से बहुत बड़ी दायित्व है हम लोग के लिए, जो एक तरह से जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं जो बारिश कब होना चाहिए नहीं हो रहा है, जब नहीं होना चाहिए तब हो रहा है। एक जिम्मेदारी है, इस चीज को समझिए, वृक्ष लगाइए, जितना ज्यादा हो सके वृक्ष लगाइए। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद वृक्ष लगाता हूँ, मैं अपने गांव जब भी जाता हूँ तो मैं अभी वृक्ष भी लगाता हूँ वहाँ पे। बारिश के समय में जब भी मैं गाँव जाता हूँ मैं वृक्ष लगाता हूँ। अगर चाहेगा मैं अपना वृक्ष वहाँ दिखा सकता हूँ, मैं अपना बगीचा दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका भी दायित्व, आप लगाइए जरूर। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो जलवायु और उसके अनुकूल। मान लीजिए अभी आपको एक तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू अभी यहाँ पे गर्मी लग रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा। तो वहां के जो एक तरह से रहन सहन होगा आदमी का या पशु जो भी होगा, वो एक तरह से उसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी वहां जीव जंतु पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उस जलवायु का अनुकूल ही होगा, ठीक ना। तो क्या क्या इसके जलवायु और अनुकूल में एक तरह से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो जनरली हम लोग जो है ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र करने का मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके जलवायु का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उस जलवायु में जो जीव जंतु एक तरह से रह रहे हैं वो अपने आप को सर्वाइव कैसे कर रहे हैं,
आपको अभी गर्मी लग रही है तो आप क्या कर रहे हैं, गोवा चले जा रहे हैं, मनाली चले जा रहे हैं, लेकिन जीव जंतु नहीं जा सकते हैं ना, कुछ कुछ जीव जंतु जाते हैं, ठीक ना, उसको प्रवास बोला जाता है। अक्सर देखते होंगे ज्यादा शीत पड़ती होगी तो वहां प्रवासी पक्षी क्या होगा था, इधर की ओर आ जाते हैं, ठीक ना, लेकिन जीव जंतु नहीं जा पाते। चलिए समझते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, ध्रुवीय क्षेत्र कहने का मतलब ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ठीक ना, जो ध्रुव एक तरह से ध्रुवों के समीप होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं, और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर सूर्य की रोशनी की बात करें तो वहां पे सूर्य की रोशनी बहुत कम जाती है, और वहां पे तापमान जो बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक ना। ध्रुवीय क्षेत्र में अगर देखे जाए तो कुछ परिचित देश है आपका, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अमेरिका है, और अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान क्या रहता है, तो बहुत कम रहता है। वहीं बात करें अगर उष्ण कटिबंधीय की रीजन की बात करें तो इसमें आता है भारत आता है आपको, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, ब्राजील आता है, कांगड़ो आता है, केन्या आता है, युगांडा आता है, और नाइजीरिया के कुछ देश आता है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, वहां पे एक तरह से ये वर्षा वन पाए जाते हैं। और मेनली हम लोग का जो फोकस है आपको इंसान से हट के थोड़ा जीव जंतु के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकृति के एक तरह से एक अंग है, ठीक ना। बढ़ते आगे की ओर, और आगे देखिए ये आपका एक तरह से वर्ल्ड का मैप है, तो मैप में ये पोलर रीजन, मतलब ये एक तरह से ध्रुवीय क्षेत्र है। पोलर रीजन का मतलब ध्रुवीय है, ये भी आपका ध्रुवीय है, और ये जो रीजन गया है ये यही उष्ण कटिबंधीय है, ये वाला जो लाल वाला है एक तरह से उष्ण कटिबंधीय है। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया का यहाँ मैप है, इस तरह से भारत भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में भी एक तरह से पाया जाता है आपका, इसमें यहाँ भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से कैसा अनुकूल है उसका, इस तरह से अपने आप को अनुकूल बनाता है अपने इस जलवायु के अनुकूल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो जंतु है वहां पे सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र में होता क्या है, ठंड बहुत ज्यादा लगेगा, तो वहां पे जो एक भालू पाया जाता है, ठीक ना। तो भालू की सबसे पहले ठंड लगना है, तो ठंड ज्यादा अगर लगेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से क्या कर रहता है, शरीर पे उस तरह से श्वेत या सफेद फर होते हैं, मतलब एक तरह से रुआदार होता है, सूंघने की तीव्र शक्ति होती है, त्वचा के नीचे बसा होती है, त्वचा के नीचे बसा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है जो अपने हीट अपने शरीर को क्या कर सकते, गर्म रख सकते, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है। पेंगुइन भी वहां पाया जाता है, ठीक ना। तो पेंगुइन में हीट अपने देखिएगा जब भी होगा तो झुंड में चलती है, ताकि हीट एक तरह से जब भी आप कमरे में है, ठीक ना, एक कमरे में अगर आप 10 आदमी है 15 आदमी है तो वो कमरा थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक ना। किसी क्लासरूम में गए होंगे वहां पर देखते होंगे अक्सर सफोकेशन या उमस हो जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे वहां पे बंदे रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे रहते हैं, तो शरीर भी एक तरह से हीट रिलीज करता है, तो उस वजह से रूम कमरा जो होता है गर्म हो जाता है। तो वही चाल से एक तरह से पेंगुइन जो है एक तरह से झुंड में चलता है। ओके, अब खरा अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये एक तरह से कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो वहां पे इतना ठंड होने के बावजूद भी जीव जंतु को इस तरह से बनाया गया है कुदरत के द्वारा, भगवान के द्वारा या गॉड के द्वारा, जो वह एक तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़ा सा आप भी हेल्प कीजिए, ये जलवायु परिवर्तन में थोड़ा सा उनको भी आप मदद कीजिए। और देखिए अति शीत से मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। प्रवास कहने मतलब जो अपना वास स्थान दूसरी जगह बना लिया। अक्सर देखते होंगे अपने आसपास भी जो कुछ ना कुछ प्रवासी पक्षी एक तरह से मेहमान बन के कुछ दिनों के लिए आपके इलाके या आपके क्षेत्र में आते हैं, अक्सर ठंड के समय में आते हैं, ठीक ना, क्योंकि वहां ज्यादा शीत पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे गर्म जगह की ओर अपना प्रस्थान करती है और अपने आप को बचाती है, कहीं ना कहीं अपने आप का सुरक्षा करती है। अब देखिए अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पादपों और जंतु की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कहीं कहीं अनुकूल है बहुत सारी चीज के लिए, मतलब रिमिक्स, जैसे रिमिक्स में थोड़ा गर्मी थोड़ा बरसात थोड़ा ठंडी इस टाइप में। इस वजह से इस एरिया में अगर बात करें जाए तो पादप मतलब पेड़ पौधे भी बहुत पाए जाते हैं और जंतु की भी एक विशाल वेराइटी पाई जाती है, ठीक है। अब कह रहा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतु के अनुकूल में वृक्षों पर आवास, देखिए जो भी बहुत सारे जीव जंतु हैं तो अनुकूल है, जिसे आप रह रहे हैं तो आप क्या करते हैं अपने अनुकूल, आप क्या करते हैं अपना बिल्डिंग बनाए, अपनी सुरक्षा के लिए आप गेट लगाते सब चीज लगाते, ठीक उस तरह से बहुत सारे वृक्ष है, मतलब बहुत ऐसे जो वृक्ष है, ठीक है, उसमें क्या पेड़ मतलब एक तरह से आपको जीव जंतु भी रहते हैं, घोंसला बना के रहते हैं,
तो अपने आप को अनुकूल उसके बनाते हैं, और इसलिए भी रहते ताकि वो किसी और दूसरे के अटैक से बच सके। मजबूत पूंछ का विकास हो सके, जिस तरह से बंदर वगैरह की बात करें, लंगूर की बात करें, तो वो अपना बंदर का क्या मजबूत पूंछ होता है, जिससे क्या करता है वो एक तरह से पेड़ पौधे को भी वो मजबूती से पकड़ता है, और अपना एक तरह से आवाज तो होता ही है, लेकिन अपने एक जो भोजन का माध्यम क्या है, पेड़ पौधा ही है, उसमें जो फल है। पौध का विशाल एक चोंच होता है, चटक रंग होता है, तीखे पैटर्न होते हैं, तीव्र स्वर ध्वनि होती है। ओके, तो ये सब एक तरह से उसके पास एक प्रॉपर्टी, एक तरह से गुण दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट आपको जानवर की बात करें या बात करें अगर पंछी की बात करें, उसको दिया जाता है ताकि वो उस जलवायु के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर वो गर्मी लग रहा है तो कोई इसके पास कोई एसी नहीं है, ठंडी लग रहा है तो उसके पास कोई ऐसा नहीं है, कंबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को उसके अनुसार वो ढालता है। ठीक ना। और क्या करता है उसी में परभक्षियों को बचने के लिए वो अपना एक तरह से सेफ घोंसला भी बनाता है, अपना एक जगह भी बनाता है। ओके, तो अभी तक ये जो सारी बातें थी, ये आपकी बातें थी मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे कंटेंट जो आपको समझ में आएगी, और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो होता आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। अब जो है इसके रिगार्डिंग और भी कुछ हम लोग कंटेंट्स लाएंगे। जो नेक्स्ट आपका कंटेंट्स होगा, जो क्लास आपका 7th का ही 8वां चैप्टर होगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जरूर इस चीज़ को देखिएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।